बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो है वो कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के डिज़ाइन देखेंगे जिसमें हमारे पास केस स्टडीज, हमारे बाइनरी एड्रेस होंगे, कैरी लुक अहेड एड्रेस होंगे, डिकोडर्स होंगे और कुछ रूडिमेंट्री फंक्शंस और एनेबल कीज के साथ भी हम देखेंगे कि किस तरह से सर्किट डिज़ाइन करना है और छोटे ब्लॉक्स को यूज़ करके बड़े ब्लॉक्स बनाने हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट रिवाइज अवर बाइनरी एडर्स। हमने जो है वो पास्ट लेक्चर में हाफ एडर्स डिज़ाइन किए थे और फिर हमने फुल एडर्स उसके थ्रू डिज़ाइन किए थे और फिर फाइनली हमने इन हाफ एडर्स और फुल एडर्स को यूज़ करके अपना एक बाइनरी एडर डिवाइस किया था जो कि 4 बिट जो है इनपुट्स को ऐड करता था। अब थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन हमने 4 बिट इनपुट की चेंज इस तरह से कर दी है कि अब हमने उनको वेक्टर अज्यूम करना शुरू कर दिया है और वेक्टर से मेरी मतलब ये है कि A320 मीन्स A3 A2 A1 A0, यानी कि अगर कोई इस तरह से 4 बिट का कोई जो है हमारे पास आ जाता है इनपुट, तो जो हमारा A3 है वो 1 होगा दिस थिंग, और A2 जो है वो हमारा 0 होगा एंड सो ऑन। इसी तरह से बी भी वैसे ही होगा। और जब ये दोनों सम होंगे तो ऑब्वियसली एक 4 बिट का वेक्टर हमारे पास आएगा। तो हमने क्या किया था कि हमने इन जैसे नॉर्मली ऑगेंट और एडेंट को हम ऐड करते हैं कि हमारा जो ए है वो हमने टॉप पे रखा, बी हमने जो है उसके नीचे रखा और हमारे पास हमारे 4 जो बाइनरी एडर में कैरी भी आ रहे थे। तो एक फर्स्ट कैरी हमारे पास आता है ऑलवेज इन द स्टार्ट, वो हमारे पास स्टार्ट में 0 होता है क्योंकि हमने सिर्फ 2 इनपुट्स को ऐड करना। तो फिर हमने इवेंचुअली जब उनको 1 1 ऐड करते गए तो जो नेक्स्ट कैरी है वो हम नीचे प्लेस करते हैं। तो CI+1 का मतलब है कि नेक्स्ट कैरी, और ये जो नेक्स्ट कैरी इस टाइम पे इधर है वो अगले कॉलम में वो करंट कैरी बन जाता है, तो वो इधर आ जाएगा एंड सो ऑन। फिर ये कैरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोपेगेट होता जाता है और इवेंचुअली हमारा जो फाइनल सम है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारे इन 3 इनपुट से 2 आउटपुट्स आ रही हैं, एक हमारे पास सम आ रहा है और दूसरा हमारे पास कैरी आ रहा है। अब उस जो आइडिया को हमने फुल एडर के साथ जब यूज करके बनाया तो हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम बनी जिसमें हमारे पास एक फुल एडर में हमें पता है कि एक जो नॉर्मल फुल एडर था वो 3 बिट्स लेता था और उसमें हमारे पास एक ए जाता है, एक बी जाता है और एक कैरी जाता है, और इससे आउटपुट में हमें एक सम मिलता है ए और एक हमारे पास कैरी आता है। और ये सारे क्या है, ये 1 1 बिट है, यानी एक बिट इनपुट में एक बिट इनपुट ऐड होता है और साथ हमारे पास एक बिट कैरी होता है, तो फिर इवेंचुअली हमने ये सम और कैरी आउटपुट में मिलता है। तो अगर हमें आउटपुट जो है वो वेक्टर की फॉर्म में चाहिए, हमें 4 बिट्स चाहिए, तो फिर हम 4 फुल एडर्स को यूज करेंगे और इसके अंदर इनपुट कैरी अगर C0 4 है तो इसका जो आउटपुट कैरी है वो अगले फुल एडर में इनपुट जाएगा, इसका आउटपुट अगले में एंड सो ऑन। और इवेंचुअली हमारे पास हमारा फाइनल जो कैरी होगा इस पूरे 4 बिट एडर का वो हमारे पास C4 होगा, और बाकी ये हमारे जो S है वो इस तरह से होगा, दैट S3 S2 S1 एंड S0। रिपल एडर में हमें एक थोड़ा सा मसला आता है, वो ये होता है कि हमने डिस्कस किया था कि एक जो नॉर्मल गेट है उसमें ऐसे नहीं होता कि आप उसके इनपुट पे एक्स और वाई दें और इमीडिएटली आप आंख झपकाएंगे तो आपको जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। होता यह है कि इवेंचुअली इस गेट के अंदर जो है वो कोई सर्टेन टाइप ऑफ डिले आता है ड्यू टू सम, यूं समझ लें कैपेसिटेंस है, फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इनकी वजह से ये डिले यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। इस डिले को जो है वो हम प्रोपेगेशन डिले कहते हैं, जैसे ये मेंशन भी है। तो अब आपको ये पता है कि जब हमारे पास 4 फुल एडर्स पैरेलल में लगे हुए थे तो जो फुल एडर 1 है, लेट्स से ये फुल एडर फर्स्ट वाला है, ये जब तक अपना आंसर सॉल्व नहीं करता और इसको कैरी नहीं प्रोवाइड कर सकता ये काम नहीं कर सकता। तो ये डिपेंडेंट है इस फर्स्ट फुल एडर के ऊपर। इसी तरह से जो हमारा थर्ड फुल एडर है उसके अंदर जो कैरी जा रहा है इनपुट में वो फुल एडर 2 से जा रहा है, और जब तक ये अपना आंसर नहीं निकालता हम जो है वो फुल एडर 3 जो है वो बेकार में पड़ा रहेगा। इसी तरह से सो ऑन फुल एडर 4। तो अगर आप यहाँ से देखें तो अगर A0 और B0 इनपुट में आते हैं और C0 आता है
तो ये इवेंचुअली देखें पास होते होते यहाँ से जब तक कैरी नहीं मिलता उसके बाद ही फाइनली जाके आपको S3 जब तक नहीं मिलता आपको आउटपुट नहीं मिल सकती। तो ये लंबा रास्ता हो जाता है चूंकि हर एक गेट के अपने प्रोपेगेशन डिले हैं। तो वो ओवरऑल जब दो डिलेज ऐड होते हैं तो फिर आपको दो जो ए और बी 4 बिट वेक्टर्स ए और बी को ऐड करने का जो टाइम है वो ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो फिर इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए जो है वो हम अब अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या करना है। सो हमारे पास जो है ना ये आइडिया ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कैरी किसी तरह से जो जैसे अगर फुल एडर 1 ये है, फुल एडर 2 ये है, 3 है और ये फुल एडर 4 है, तो किसी तरीके से जो F1 से आने वाला कैरी हमें पहले पता चल जाए, F2 से आने वाला कैरी पहले पता चल जाए, F3 से आने वाला कैरी पहले पता चल जाए और ये चारों जो हैं ये इकट्ठे स्टार्ट हो। क्योंकि हमारे पास F4 में ये तो पता है कि A3 और B3 बिट जा रही होती है, F3 के अंदर हमारे पास A2 और B2 बिट जा रही होती है, F2 में हमारे पास A1 और B1 की बिट जा रही होती है और F1 में A0 और B0 जा रहा होता है और हमें पहला कैरी भी पता होता है। तो ये तो फौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लेकिन F2 को एग्जीक्यूट होने के लिए समहाउ अगर हमें F1 से निकलने वाला कैरी पहले पता चल जाए तो हम इन चारों को पैरेलल में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें और हमें जो है वो आउटपुट फौरन ही एक ही टाइम पे मिल जाए। अब इस जो आइडिया को हम कहते हैं कि कैरी लुक अहेड, यानी वक्त से पहले जो है वो हम कैरी को देख लें कि वो क्या बनेगा। तो उसको समझने के लिए हम दो टर्मिनोलॉजी से मैंने पहले भी डिस्कस की थी, एक दफा फिर बता देते हैं कि कैरी प्रोपेगेशन और कैरी जनरेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है। तो ये जो जी आई है ये हमारे पास कैरी जनरेटर है जो कि इस एंड गेट से इसकी आउटपुट आ रही है। तो अगर मैं लिखूं कि दिस जी आई इज एक्चुअली इक्वल टू ए आई और बी आई, तो इसका मतलब ये है कि जो कैरी हमारा अगर ए और बी दोनों का एंड होता है, ये जो एक्चुअली मैंने कि फुल एडर की हमारे पास डायग्राम है, अगर आप देखें तो हमारा जो एस है एस आई इट इज एक्चुअली इक्वल टू ए आई एक्स और बी आई एक्स और जो है हमारे पास सी आई। तो ये तीनों का एग्जॉर होके हमारे पास जो है वो एस आई आ रहा है। तो सिमिलरली जो कैरी भी है वो जी आई और ये जो पी और सी आई के एंड से जो है ना वो हमारे पास आ रहा है। तो अगर तो जी आई जो हमारा ए आई बी आई के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ए और बी जब दोनों वन होंगे सिर्फ तभी जो है वो जी आई की आउटपुट वन होगी। अदरवाइज फॉर ऑल द केसेस जो है वो इसकी जो वैल्यू है वो जीरो ही रहेगी। कैरी आता है या नहीं आता इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ ए और बी पे डिपेंड करता है। तो इसने जाना किस में होता है, आउटपुट में ये जा रहा है और गेट जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सी आई प्लस वन यानी कि नेक्स्ट कैरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चूंकि और गेट है और अगर जी आई वन हो जाता है तो ये और गेट डेफिनेटली जो हमें नेक्स्ट कैरी है उसकी वैल्यू बता देगा वो वन है। ये बात आप समझ जाए, मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर तो जी आई हमारा जो है वो वन हो जाता है ए और बी के वन होने से, तो ये और गेट होने की वजह से दूसरी इनपुट जो मर्जी आए अगर जी आई वन है तो इस और गेट की जो वैल्यू है वो वन ही होगी। तो नेक्स्ट कैरी आपको इससे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि असल में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो हमारे पास ये जी प्लेस कर रहा है। तो फिर जो है इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको जनरेट भी बोलते हैं और इसको जी आई से डोनेट करते हैं और प्रोपेगेट को हम पी आई से डोनेट करते हैं। अब पी आई को अगर आप ऑब्जर्व करें तो पी आई एक्चुअली में हमें ए आई और बी आई के एक्सॉर से मिल रहा है। सो यहाँ पे पी आई इज एक्चुअली इक्वल टू ए आई एक्सॉर बी आई। तो अब जब ये एग्जॉर से मिल रहा है तो अब यहाँ पे भी एंड गेट लगा हुआ है। तो आप अगर देखें कि अगर तो कैरी वन हो जाता है तो और पी वन है तो तभी जो है वो वाला कैरी आगे प्रोपिगेट होगा और आउटपुट में वन आएगा। यानी कि पी आई अगर जीरो है तो कैरी वन आता है या जीरो आता है, कभी भी आगे प्रोपिगेट नहीं होगा आगे इसकी वैल्यू, क्योंकि आउटपुट एंड गेट की जीरो ही प्रोड्यूस होगी। अगर पी वन होता है ओनली देन सी आई वन है या जीरो है वो आगे एंड गेट से पास ऑन होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कैरी प्रोपेगेटर है समहाउ। तो हम इसको प्रोपेगेट बोलते हैं और पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वो बताने का मकसद ये था कि हमने आगे जाके अब इन्हीं इक्वेशंस को पी आई
GI SI और नेक्स्ट कैरी की जो फॉर्म में जो है ना वो हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हम ये करेंगे कि जो फुल लेटर नॉर्मली हम चार जो है वो पैरेलल में लगा रहे थे, वो हमें विजिबिलिटी में सर्किट हमारा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा था। लेकिन ये है कि अगर तो हमें अपने सर्किट को जल्दी और एक ही टाइम पे काम करवाना था, तो उसकी वजह से अब हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस शायद डिजाइन करनी पड़ेंगी। तो जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है वो हमारे इन कैरी प्रोपेगेटर्स, जनरेटर, सम और नेक्स्ट कैरी के थ्रू जो है वो हम डिजाइन करेंगे। अब अगर हम देखें तो हमने असल में हमें नेक्स्ट कैरी की इंफॉर्मेशन पहले चाहिए। तो फिर हम अगर पहला कैरी जो कि सी नॉट है, हमारी जो सी की क्वेश्चन पीछे आपने देखी कि अवर नेक्स्ट कैरी CI+1 इज इक्वल टू GI प्लस PI और प्लस CI। तो अगर इसको देखें तो हमारा अगर I+1 1 है, यानी कैरी वन की जो इक्वेशन है तो हमारे पास बनेगी G0 प्लस P0 प्लस C0, यानी कैरी वन इज डिपेंडेंट ऑन अवर फर्स्ट कैरी। और जब कैरी टू है, कैरी टू की इक्वेशन भी सेम यही बनेगी, विच वुड बी G1 प्लस P1 प्लस C1। अब अगर C1 की वैल्यू हमें पहले से ही पता हो तो हम C1 की जगह जो है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन के थ्रू। अगर ये बाय इक्वेशन वन हम करें तो इक्वेशन नंबर वन की वैल्यू हमने इधर प्लेस कर दी। इसको सिंप्लीफाई करें तो जो हमारा C2 है वो जो हमारा कैरी है उसमें से C1 निकल जाएगा और C2 इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट कैरी जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस आइडिया को समझ रहे हैं कि अब आप देखें कि C2 is not dependent on C1, C2 is actually now dependent on C0, यानी अगर हमारे पास C0 की इंफॉर्मेशन होगी, अगर फर्स्ट कैरी की इंफॉर्मेशन होगी जो कि पहले एडर के अंदर जा रहा होता है, तो तब ही इमीडिएटली हम फुल एडर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इससे नेक्स्ट आने वाले आउटपुट की जरूरत अब नहीं है, जो कैरी है नेक्स्ट कैरी। इसी तरह से जो C3 की क्वेश्चन है, अगर ये है तो उसमें हम C2 की ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है, C2 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें तो हमारे पास जो C3 है वो भी हमारे पास C0 की फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी जो कैरी 3 है वो भी कैरी 0 अगर हमें पता हो, जो फर्स्ट कैरी है इसको कैरी 1 कह लें, तो वो हमें पता हो तो हम फुल एडर 3 भी इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं, हमें फुल एडर 2 के आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली C4 के केस में हमने इक्वेशन टाइप की, उसमें C3 की वैल्यू रिप्लेस की और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और C3 भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ C0 लिखा गया। तो अब इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि अब हमारे सारे फुल एडर्स जो हैं वो इकट्ठे काम स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर उनको ये C0 पता हो। लेकिन हमारी इक्वेशन अब जरा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो अब अगर इस आप डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमारी जो कैरी है, अब सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमारा जो एडर था उस एडर में हमारे पास अब हमें इन कैरीज को प्रोड्यूस करने के लिए भी स्पेशल सर्किट्स बनाने पड़ेंगे। तो कैरी वन तो हमारे पास आ रहा है, अगर हमारा फर्स्ट कैरी जो है वो कैरी वन है तो हमारा, और सेकंड कैरी 2 3 और 4 C4 इस तरह से है, तो फिर जो है वो C1 जब इनपुट में जाएगा और P और GI इन सब को यूज करके जो पीछे हमने क्वेश्चंस बनाई हैं उनको हमने डिजाइन किया, तो हमारे ये तीन आउटपुट्स इससे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, विच इज कैरी 4, कैरी 3 और कैरी 2। और अब वो जो कैरी जो हमारे निकल रहे हैं उन कैरी को इस्तेमाल करने के लिए फिर अब क्या होगा, ये हमारा लुक अहेड जो कैरी जनरेटर की आईसी है जो कि बाजार में मिल जाती है बड़ी आराम से, तो इसके अंदर सिंपली वो जो पूरा लॉजिक डायग्राम आपने डिजाइन की हुई है वो इसके अंदर वो सर्किट बना हुआ है। और ये क्या करता है, ये 8 जो है वो 9 इनपुट्स ले रहा है। एक कैरी वन लेता है, प्रोपेगेटर जनरेटर लेता है फर्स्ट सर्किट के, इसी तरह से P4 G4 P3 G3 सारे लेता है। और इनके स्टार्ट में हमने सिंपल क्या लगा दिए, हमारे एडर लग गया। अब ये जो एडर है इसकी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ये जो S है वो क्या हो रहा है, A XOR B। और जो हमारा जो जनरेटर है, जो ये तो प्रोपेगेटर हो गया हमारे पास, और ये जो जनरेटर है हमारे पास इट इज एक्चुअली इक्वल टू A4 B4। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो ये जो है वो जनरेटर इसमें चला गया। अब जब
प्रोपिगेटर और जनरेटर मिल गया, तो अगला आपस में इन प्रोपिगेटर और जनरेटर को यूज करके जो है वो कैरी प्रोड्यूस होते हैं। और वंस जो कैरी हमारे पास नेक्स्ट आ गए हैं, तो हमें पता है कि जो फाइनल सम है इट इज एक्चुअली इक्वल टू जो P4 जो कि एक्सॉर होके आया हुआ है, और फर्दर हमारे जो कैरी है उसके एक्सॉर के साथ जो है वो हमें फाइनल आउटपुट S4 मिल जाएगी। इसी तरह से S1 S2 और S3 S2 और S1 भी हमें मिल जाएगा। तो अब कुछ हम रुडिमेंट्री लॉजिक फंक्शंस देख लेते हैं, या कुछ हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, ऐसे फंक्शंस जो कि एक ही वेरिएबल पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर लेट्स से वो वेरिएबल x है, तो अगर वो x वेरिएबल चेंज होता है तो आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारे पास फंक्शन हो f इक्वल टू 0, x की जो मर्जी वैल्यू आ जाए वो उस फंक्शन की आउटपुट 0 ही रहेगी। ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल हो सकती है कि अगर मैं f इक्वल टू 1 कर दूं तो x की वैल्यू जो मर्जी हो, आउटपुट जो है वो हमेशा 1 ही रहेगी। तो जैसे हमारे पास एक है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 भेजूंगी तो जो आउटपुट है वो 1 ही आएगी। अगर मैं जो 1 फिक्स कर देती हूँ अपना इनपुट, और आउटपुट हमेशा मेरी क्या रहेगी, फंक्शन की 1 ही रहेगी। अगर मैं इसको 0 फिक्स कर दूं तो आउटपुट जो है वो मेरे पास क्या रहेगी, हमेशा 0 ही रहेगी। इसी तरह से अगर मैं एक फंक्शन ऐसा कर लूँ कि जो भी x की वैल्यू हो वही आउटपुट में आए, यानी f इज इक्वल टू x, अगर x 0 है तो f भी 0, अगर x 1 है तो x भी 1 हो, तो ये इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, तो f हमारे पास x के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ कि जी x का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में आए, तो ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है, हमारा रूडिमेंट्री लॉजिक फंक्शन ही होगा कि x मैं इनपुट करूँ और आउटपुट जो है इट शुड बी इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी रुडिमेंट्री लॉजिक होगी। तो अभी तो हमने सिंगल बिट रुडिमेंट्री लॉजिक देखी थी। अगर मैं मल्टीपल बिट की बात करूं तो उसमें अगर हम ये देखें कि हमारे पास एक, तो मैंने आपको शायद इस लेक्चर में बताया था कि अगर देखें एक लाइन है, अगर उसमें से इस तरह से मैं स्लैश डाल के जो है सॉरी अगर मैं इस तरह से उसको स्लैश डाल के 1 लिखती हूँ, तो उसका मतलब है कि इस वायर में से एक बिट ही गुजरा है, यानी या 1 होगा या 0 होगा। लेकिन अगर मैं जो मेरी वायर है वो थोड़ी सी मोटी है, अगर बोल्ड है, और उसके ऊपर मैं इस तरह से बैक स्लैश डाल के 4 लिखती हूँ, तो इसका मतलब है कि इस वायर, ये जो वायर है ये एक्चुअली में 4 वायर्स का कॉम्बिनेशन है, और चारों वायर्स एक एक बिट की हैं। तो ये जो वायर है इसका मतलब ये बता रहे हैं कि ये इनपुट में 4 बिट्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो इसको जो है हम बस कहते हैं। सो वाइड लाइन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर सिग्नल इट इज कॉल्ड अ बस। तो अगर हम यहाँ पे अपनी एक एग्जांपल में देखें जहाँ पे हमारे पास F3 जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट और F2 में 1 फिक्स है, और F1 के केस में 0 और F नॉट के केस में A फिक्स हो रहा है। तो अगर ये चारों इनपुट्स अगर हम या तो इस तरह से कलेक्टिवली ऐसे लिख लें कि क्योंकि F3 F2 F1 F0 ये जो कंबाइन फंक्शन है वो हमारे पास f है, जैसे हमने पीछे s की बात की थी सम की, तो जो हमारा f है वो टोटल ये है जो कि बस है एक्चुअली में, ये एक सिंगल बिट फंक्शन नहीं है, ये 4 बिट को यूज करके बना हुआ है। तो हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये a है कि जिसमें हमें F3 F2 F1 F0 का इंडिविजुअली फंक्शंस पता हों कि वो क्या हैं, और हम उनकी इस तरह से वायर्स कनेक्ट करके तो बना दें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इस तरह से इसको कलेक्टिवली कंबाइन यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे इसको 4 बिट लगा के रिप्रेजेंट कर दें कि जो फाइनल F है इसकी जो सीक्वेंस है वो होगी कि पहले F3 आएगा, फिर F2, फिर F1, फिर F0, तरतीब के हिसाब से। इधर हम लेबल कर लें कि वो जो वायर का लेबल है वही बताएगा कि फंक्शन की आउटपुट क्या है। इसी तरह से जो हमारे पास सी का केस है, सी के केस में ये हो सकता है कि अगर हमारे पास 4 बिट की इनपुट आ रही है, 4 बिट इनपुट आ रही है, 4 इनपुट्स आ रही हैं 1 बिट की, तो ज़रूरी नहीं कि आउटपुट भी हमेशा 4 बिट की ही हो। तो आउटपुट F2 to 1 है, इसका मतलब है कि आउटपुट में सिर्फ F2 आता है और F1 आता है। तो अगर ये सिर्फ 2 ही आते हैं तो आउटपुट जो है हमारे पास 2 बिट की होगी। तो जो ये 2 बिट है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो F2 और F1 पे कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो इसी तरह से अगर मैं डी के केस की बात करूं तो 4 बिट का जो इनपुट आ रहा है उसकी जो आउटपुट वायर है वो 3 बिट की है, जिसका मतलब ये है कि, और साथ आगे मेंशन कर दिए कौन कौन से
एक तो इसमें सिर्फ F3 आ रहा है, एक इसमें F1 यूज हो रहा है और एक इसमें F0 यूज हो रहा है। तो 4 बिट इनपुट आ रही है, लेकिन जो आउटपुट है हमारे पास वो 3 आ रही है। इसी तरह से हमारे पास इनेबलिंग फंक्शन है। अब ये जो सारे फंक्शंस हैं ये मैं स्टेप बाय स्टेप चलाती जाऊंगी। इवेंचुअली इन्हीं फंक्शंस को हम यूज़ करके बाद में बड़े ब्लॉक्स भी बना रहे होंगे। तो इनेबलिंग का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आप ये नहीं चाहते होते कि जब तक आपका जैसे मेन स्विच ऑफ है तब तक जो है वो आप कोई भी बटन ऑन कर दें, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से हम अगर चाहें कि हमारे सर्किट्स का भी एक मेन स्विच हो जिसके ऑन या ऑफ करने से हमारा जो सर्किट अगर हम ऑन करें तो सर्किट नॉर्मली जैसे उसकी वैल्यूज एक्स की चेंज होती हैं होता रहे, अगर हम उसको डिसेबल कर दें तो फिर हमारे सर्किट्स जो हैं वो ना चलें, या हमारी ख्वाहिश के मुताबिक डिसेबल के केस में उसकी आउटपुट ज़ीरो ही हमेशा रहे, या हम चाहें तो उसकी आउटपुट वन ही रहे। तो अब यहाँ पे जैसे एक सिंपल एंड गेट हमारा एक फंक्शन है जिसमें हमने ये किया कि f जो है उसको इक्वल कर दिए x, और एक नई वैल्यू हमने जो नई वायर है वो अनेबल की हमने ऐड की है। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी हमारा अनेबल जो है वो ज़ीरो होगा तो आप जो मर्ज़ी कर लें, x को जो मर्ज़ी इनपुट दे दें, इस फंक्शन की आउटपुट हमेशा ज़ीरो ही रहेगी। इसका मतलब है अब आपने कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसी तरह से अगर आप अनेबल को वन करते हैं, यानी अगर आपका मेन स्विच ऑन है तो फिर x की जो भी वैल्यू होगी तो उसके हिसाब से आपके फंक्शन की आउटपुट आएगी। यानी कि अगर x ज़ीरो होगा, फॉर द केस ऑफ x ज़ीरो फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, और फॉर द केस ऑफ x1 फंक्शन की वैल्यू वन हो जाएगी। यानी अनेबल को वन करने से हमारे पास जो डिपेंडेंस है फंक्शन की वो x के ऊपर चली गई है, जबकि अनेबल को ज़ीरो करने से फंक्शन की डिपेंडेंस आपके पावर मेन स्विच पे चली गई है। इसी तरह से अगर हम ये चाहें कि अनेबल ज़ीरो के केस में जो है वो हमारी आउटपुट ज़ीरो ना रहे, वन हो जाए, तो उस केस में जो दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे अनेबल के साथ नॉट लगा दें, गेट को और कर दें। अब इसका क्या सूरत हाल होगी, आपके पास फंक्शन बनेगा एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस अनेबल कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो अगर आपका अनेबल जो है कि वो ज़ीरो होती है तो अब आपके सामने क्या होगा कि ये वन हो जाएगा। यानी जब भी अनेबल की ज़ीरो होगी तो फंक्शन की आउटपुट हमेशा वन होगी, क्योंकि और गेट है तो ये कॉम्प्लीमेंट होके वन हो जाएगा, तो एक्स जो मर्जी हो फंक्शन की आउटपुट वन ही होगी। जब अनेबल आपके पास वन होता है उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक्स ज़ीरो होगा और एक्स वन होगा। तो क्या होगा, अगर एक्स ज़ीरो होगा तो अनेबल के वन होने से जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, और एक्स भी ज़ीरो है तो जो फंक्शन की आउटपुट है वो ज़ीरो ही रहेगी। और अगर हमारे पास एक्स वन हो जाता है तो फिर फंक्शन अनेबल की जो मर्जी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हमारे पास वन ही रहेगी। तो ये दो केसेस आपने देखे हैं कि जब अनेबल के केस में हम आउटपुट को ज़ीरो करना चाहिए अगर अनेबल डिसेबल हो तो, और दूसरा केस है कि जब अनेबल की हमारे पास डिसेबल है तो हमने आउटपुट वन लेके आनी। तो डिकोडिंग से मेरी क्या मतलब है, डिकोडिंग भी जो है डिकोडर हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि बड़ा कॉमन है। आप लोगों ने जैसे सुना भी होगा कि कोई कहते हैं अच्छा मेरा पासवर्ड डिकोड कर दे, तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने जो है वो एक आउटपुट निकाली है, और वो आउटपुट जो है वो उस गिवन सेट के ऊपर वैलिड है। जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ और बंदे की आपको पता है, और कुछ एक्स वाई जी उसकी चीज़ें हैं, तो आप उससे उसका पासवर्ड जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स में डिकोडर भी एक ब्लॉक का नाम है जिसके अंदर हमारे पास एन इनपुट लाइंस मौजूद होती हैं, यानी कि ए नॉट ए वन से लेकर ए एन तक इनपुट्स इसमें आ सकते हैं, और जो हमारे आउटपुट लाइंस हैं वो एम होंगी, यानी मे बी वाई नॉट वाई वन से लेकर वाई एम तक। तो हम इसको क्या कहेंगे, अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो हम कहेंगे ये एन टू एम लाइन डिकोडर है। और इसमें हमें बस ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा n है तो हमारा आउटपुट जो है वो n के या तो बराबर होगा या बड़ी होंगी उसकी नंबर ऑफ बिट्स। और जो वैसे ही आपको पता है कि अगर 3 बिट सर्किट है तो उसमें टोटल पॉसिबिलिटीज 2 रेज टू पावर n है, तो इसमें जो है वो 2 रेज टू पावर n तक जो है वो m को जो है वो 2 रेज टू पावर n से, और n को भी 2 रेज टू पावर n से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम ये देखें कि 1 to 2 लाइन डिकोडर कैसे बनाना है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हमारा n है, ये हमारा m है, यानी इस ब्लॉक में एक इनपुट जाती है और दो आउटपुट आ रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ए हमारे पास एक ही इनपुट है तो एक ही कॉलम होगा। तो अगर तो हमारे पास जो M2 है तो इसका मतलब है कि हमारे दो आउटपुट के कॉलम्स बनेंगे, D0 और D1। तो जो D0 है, अगर A जो है फर्स्ट मिन टर्म अगर वो ज़ीरो जिस टाइम पे वो होता है फर्स्ट मिन टर्म के केस में आपकी D0 की लाइट ऑन होनी चाहिए। तो ये जो है इसका मतलब है कि अगर A ज़ीरो है तो D0 1 होगा और D1 ज़ीरो होगा। और जो सेकंड लाइन पे जब वो आता है, जब सेकंड इनपुट आती है मिन टर्म, तो उसका मतलब है कि जो फर्स्ट D0 है वो ज़ीरो होना चाहिए और जो D1 है हमारा 1 हो जाना चाहिए। तो ये जो सिंपल अगर आप इसको देखें तो D0 इज सिंपली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और जो D1 है इट इज सिंपली A। तो हमने इसको यहाँ पे सिंपल बना दिया कि A की वायर सीधी पास कर दी तो ये D1 हो गया और A की वायर नॉट गेट से पास की तो ये D0 हो गया। ये जो 5 लिखा है यहाँ पे ये कोई कंपाइलेशन इशू है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू है। अगर हम 2 to 4 लाइन डिकोडर की फिर बात करते हैं तो 2 to 4 लाइन में हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो A1 और A0 दो हो जाएंगी तो हमारे पास 2 रेज टू पावर n 4 रोज बनेगी। तो 2 रेज टू पावर n और n2 है तो 4 रोज हमारे पास बनेगी। और हमारे पास जो हमारे आउटपुट है इस टाइम पे वो 4 होंगे। तो क्योंकि 4 मिन टर्म्स है तो 4 आउटपुट होंगे। तो जब पहला मिन टर्म होगा 0 0 उस टाइम पे D0 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। सेकंड मिन टर्म के केस में D1 1 होगा, बाकी 0 होंगे। थर्ड के केस में D2 1 होगा, बाकी 0 होंगे। फोर्थ के केस में D3 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो अब अगर हम D0 D1 D2 D3 इन सब के फंक्शंस जो हैं अगर हम ड्रॉ करें तो अलग-अलग क्योंकि हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो D0 आपको पता है उस सिंपली क्या बन रहा है, इट इज A1 कॉम्प्लीमेंट एंड A0 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हमारे पास जो हमारा D1 है वो हमारे पास क्या बन रहा है, इट इज A1 कॉम्प्लीमेंट एंड A0। और इसी तरह से आप D2 और D3 को भी बनाएं। तो अब यहाँ पे भी मेंशन है ये सारे मिन टर्म्स, तो अगर आप इनको कनेक्ट करें तो वो ये सूरत हाल बनते हैं। अब एक चीज़ जो आपने ऑब्जर्व करें कि हमने जैसे पीछे किया था कि हम छोटे ब्लॉक्स को जो है वो यूज़ करके बड़े ब्लॉक्स बनाते थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास 1 to 2 लाइन डिकोडर है वो ये वाला, जो हमारे पास 2 to 4 लाइन डिकोडर है वो एक्चुअली में दो 1 to 2 लाइन डिकोडर्स को यूज़ करके बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक तो ये हमारे पास है, एक ये हमारे पास है। ये दो जो है वो दो 1 to 2 लाइन डिकोडर्स हैं। और फिर इन दोनों को कंबाइन हमने किस तरह से किया है, चार एंड गेट्स को यूज करके, और फिर हमारे पास हमारी डिकोडेड आउटपुट आई है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस छोटे डिकोडर के ब्लॉक्स को यूज करके हम बड़े ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसको मैं क्विकली एक दफ़ा गो थ्रू कर देती हूँ, लेकिन समझ सही आपको अगली स्लाइड्स में आएगी। तो हमने करना ये है कि हमने n इनपुट्स और 2n आउटपुट्स जो पॉसिबल हैं उनको हमने इस्तेमाल करते हुए जो बड़े ब्लॉक के हैं उनको हमने ब्रेक डाउन करना है छोटे ब्लॉक्स में। तो हमने क्या करना है, आउटपुट से स्टार्ट लेना है और हमने ये देखना है कि आउटपुट के एंड गेट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कितनी आउटपुट की ज़रूरत है। उसके बाद ये कि हमने जितनी आउटपुट्स की ज़रूरत है हमने उसको ब्रेक डाउन करना है उस डिकोडर को दो डिकोडर्स के अंदर। और कोशिश ये करनी है हमने कि वो जो दो डिकोडर्स बनाई हैं उनके नंबर ऑफ इनपुट्स या तो बराबर हों या एक से ज़्यादा डिफर ना कर रहे हों। उसके बाद हमने इसी तरह से वो जो डिवाइडेड डिकोडर्स हैं उनको भी डिवाइड करते जाना हत्ता कि हमारे पास 1 क्रॉस 2 डिकोडर्स जो है वो रीच नहीं हो जाते। तो हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते जाएंगे और इवेंचुअली हमारे पास हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि 3 to 8 लाइन का इंकोडर हमने बनाना है, जिसका मतलब है इसमें 3 इनपुट्स आ रही होंगी और इसमें से 8 आउटपुट्स जो है वो आ रही होंगी। तो हमने सब पहले अपने एल्गोरिथम के साथ नंबर ऑफ आउटपुट्स जो एंड गेट्स हमें कितने चाहिए, वो हमें 8 चाहिए और इनपुट्स जो है वो हमें कितने चाहिए, वो हमें 3 इनपुट्स चाहिए। तो अब हमने ये करना था कि 3 to 8 लाइन को हमने ब्रेक डाउन करना था दो डिकोडर्स में। तो उसमें एक हमने पिक किया जो क्लोजेस्ट पॉसिबल है, वो ये है कि 2 to 4 लाइन डिकोडर एक बना ले, दो इनपुट का एक ब्लॉक ये कर लें, इससे चार लाइंस हमारे पास आ रही हो, एक ये डिकोडर हो जाए और एक ये वाला डिकोडर हो जाए जिससे हमें दो लाइंस आउटपुट में आ रही हो। तो दो डिकोडर ये यूज हो सकते हैं।
अब हमें ये पता है कि ये भी आगे फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर, ये फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है 1 to 2 लाइन डिकोडर्स में, क्योंकि इसके जो आउटपुट एंड गेट्स हैं वो 4 हैं और इसके जो इनपुट हैं वो 2 आ रहे हैं। तो हमने इसको स्प्लिट किया अगेन इस तरह से। तो दो हमने यूज़ किए हैं 1 to 2 लाइन डिकोडर्स। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखें तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जिसमें हमने जैसे पीछे कहा कि हम अब 3 जो है वो 1 to 2 लाइन डिकोडर्स यूज़ कर रहे हैं। तो एक ये 1 to 2 लाइन डिकोडर है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों को यूज़ कर रहे हैं। अलॉन्ग विद हमने क्या किया था कि हमारे पास 2 इनपुट जो 4 हमारे पास एंड गेट्स थे, 2 वो साथ कनेक्ट हुए हैं और साथ ये 8 2 इनपुट एंड गेट्स हमारे पास कनेक्ट हुए हैं। तो हमारी सर्किट डायग्राम जो है कंप्लीट हुई है। आप इस सर्किट डायग्राम को वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं, आप एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे कर सकते हैं जैसे पहले किया। आप अपना एक ट्रूथ टेबल बनाएं जिसमें आपने A0 A1 और A2 लिया हुआ हो और इसमें आपने सारी 8 रोज जो हैं वो बना लेनी है अप टू 1 1 1 और उसके बाद आपके टोटल आउटपुट 8 हैं। तो अब यहाँ पे अपने 8 आउटपुट्स जो हैं D0 D1 बनाएंगे और फिर D0 को फिल करेंगे, फिर D1 को फिल करेंगे। उसके बाद D1 का फंक्शन अलग बनेगा, D1 नॉट का अलग, अप टू D7 8 फंक्शंस अलग अलग बनेंगे। उन सबको जब आप कलेक्टिवली डायग्राम बनाएंगे तो आपकी यही बनेगी जो यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हमारे पास अगर 7 to 128 लाइन डिकोडर अगर आपने बनाना हो तो फिर आपने ये देखा कि आपके जो आउटपुट एंड गेट्स है वो 128 चाहिए और इनपुट आपको 7 चाहिए। अब आपने इसको जो है वो दो में स्प्लिट करना है। तो जब आप दो में स्प्लिट करेंगे तो आपके पास क्लोजेस्ट पॉसिबल स्प्लिट जो है वो ये बन रहा है कि आप एक 4 to 16 लाइन डिकोडर और 3 to 8 लाइन डिकोडर जो है वो यूज़ कर लें। तो अब जब 4 to 16 और 3 to 8 ये भी फर्दर आप जो है वो स्प्लिट करेंगे, 4 to 16 जो है वो दो में स्प्लिट होगा। तो हम यहाँ पे इस केस के अंदर दो 2 to 4 लाइंस डिकोडर जो है वो यूज़ करेंगे और फिर 2 to 4 लाइंस डिकोडर आगे फर्दर होगा, 3 to 8 लाइन आगे ब्रेक डाउन होगा इवेंचुअली कि आप 1 to 2 लाइन डिकोडर्स के ऊपर रीच कर जाए। हम अब क्या देखने लगे हैं, हम ये देखने लगे हैं कि अगर हम अपना डिकोडर अपने पावर स्विच के साथ बना लें, यानी कि अगर हमारा पावर स्विच ऑफ है तो जो मर्जी इनपुट आती रहे हमारे सारे आउटपुट्स जो हैं वो ऑफ ही रहने चाहिए। और अगर पावर स्विच हमारा इनेबल की हमारी 1 है तो हमारी इनपुट्स जो भी आए उसी के हिसाब से आउटपुट जो है वो एडजस्ट होती रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे जो इनपुट्स A1 और A0 है हम साथ एक और इनपुट ऐड कर देंगे जो कि अनेबल की होगी और अगर अनेबल 0 है तो इनपुट जो मर्जी हो तो वो x है, हमारे आउटपुट जो है वो सारे 0 ही रहेंगे। इसी तरह से जब इनपुट हमारे पास 1 हो जाती है तो फिर उस केस में जब A1 A0 0 होगा तो D1 D0 1 होगा, नेक्स्ट मिन टर्म में D1 1 होगा, D2 फिर D3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इनकी जो है वो ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इनके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस बनाए और इनको कलेक्टिवली एक डायग्राम में लिखें तो असल में ये शक्ल बन रही है कि जो अनेबल की वायर है ये हमारे फाइनल आउटपुट गेट्स के साथ इनपुट में हर एक गेट में जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 1 होगी तो तभी इन गेट से जो आउटपुट है वो आएगी जो बैक से आ रही है और अगर ये 0 है तो इन सारे गेट्स की आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी क्योंकि 0 एंड विद एनीथिंग विल गिव यू 0 एज योर आउटपुट। हम अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखने लगे हैं जिसमें हम जो हमारा फुल एडर हम पहले बना चुके हैं हम उसको डिकोडर के थ्रू बनाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि डिकोडर का एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है। तो हमें ये पता है कि जो हमारे फुल एडर जो हमने पढ़ा था उसमें जो अगर आप ट्रुथ टेबल बनाएं तो हमारा जो सम है जो कि 3 वेरिएबल्स पे कॉन्स्टिट्यूट करता है वो किसके बराबर था, वो इसमें मिन टर्म्स हमारे पास 1 2 4 और 7 ये यूज़ हो रहे थे और जो इसी हमारे पास जो फुल एडर का कैरी है वो भी इन 3 वेरिएबल्स पे कॉन्स्टिट्यूट करता है और उसमें मिन टर्म्स हमारे पास 3 5 6 और 7 ये यूज़ हो रहे थे।
अब अगर हम अपना ये वाला जो फुल एडर है डिकोडर से बनाएं, तो हमें ये देखना है कि हमें इनपुट कितने चाहिए और आउटपुट्स कितने चाहिए। तो इनपुट हमारे पास 3 है और आउटपुट हमारे पास जो है वो 8 तक जा रहे हैं। तो हम 3x8 का जो है वो डिकोडर यूज़ करेंगे। तो 3x8 के डिकोडर को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसमें 3 इनपुट्स हमारे पास जा रही होंगी, x, y और z, और ये 3x8 है। और इसके आउटपुट में हमारे पास 8 जो है ना वो होंगी। तो जो एक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 आउटपुट आ रही होंगी। अगर हम ये देखें कि S1 इज एक्चुअली इक्वल टू min1 प्लस min2 प्लस min4 प्लस min7, तो हमें ये भी पता है कि जब x, y और z पे हम जो नंबरिंग है वो मिनटर्म 1 के हिसाब से दें, तो ये वाली लाइन ऑन होगी, हो जाएगी। और फिर ये 2, अगर 2 वाली दें इनपुट तो 2 हमें यूज़ कर सकते हैं, और 4 दें तो 4 वाली, और 7 दें तो 7 वाली। तो एक्चुअली में ये जो 4 वायर्स हैं, ये चूंकि सम उनका मिनटर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों वायर्स को अभी मैं हम ये अज्यूम करें कि मेरे पास 4 इनपुट और गेट मौजूद है, तो ये इस और गेट में चली जाएगी क्योंकि सिंपली प्लस हो रहा है। तो जो इसकी आउटपुट है वो मेरे पास एस हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारे पास कैरी है, कैरी के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास 3 यूज़ हो रहा है, हमारे पास 5 की वायर यूज़ हो रही है, हमारे पास 6 की वायर यूज़ हो रही है, और हमारे पास 7 की वायर यूज़ हो रही है। तो ये जो चारों हैं ये हमारे पास एक और गेट में जाएंगे, और इससे जो आउटपुट है वो हमारे पास कैरी आ जाएगी। तो हमने हमारे फुल एडर को सिंपली क्या किया है, ट्रुथ टेबल से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था मिन टर्म की फॉर्म में, हमने उसी से 3x8 डिकोडर अप्लाई करके आगे उनको और कर दिया है। तो ये हमारा जो पूरा ये डायग्राम है, ये हमारा फुल एडर बन गया।